हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। दोस्तों आज डेट है 4 दिसंबर। देखें करंट अफेयर न्यूज में कौन कौन सी न्यूज इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट से। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट है कि दोस्तों आप जस्ट प्ले स्टोर में जाकर डीके साइंस एकेडमी सर्च करिए, है ना। तो आपको हमारा ऐप मिल जाएगा और बहुत सारे फीचर्स अभी ऐड किए हैं, तो आपको बहुत सारे वीडियोस फ्री में मिलेंगे वहाँ पे। तो आप प्लीज़ वहाँ पे विजिट करके जरूर चेक करिएगा। डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने लिंक डाल दिया है, वो आप वहाँ से भी डायरेक्टली ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें तो देखो, भारत में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति क्या है, उसको हम एक बार डिस्कस करने वाले हैं। ये भी चर्चा में क्यों आ रहा है, उसका भी एक रीजन है। रीजन ये है दोस्तों कि अभी जो बाइडन ने क्या किया, अपने बेटे को, उनका बेटा ड्रग्स वगैरह मतलब कर रहा था, मतलब ड्रग्स वगैरह इधर से उधर करना, प्लस खुद ले भी रहा था। तो जनरली क्या है कि ड्रग्स वगैरह केसेस में ना जमानत वगैरह नहीं होती है। ठीक है, तो अगर राष्ट्रपति के पास एक पावर होती है, राष्ट्रपति के पास पावर क्या होती है कि आपने जीवन में कुछ भी गलत किया हो, आपने जीवन में कुछ भी गलत किया हो, राष्ट्रपति चाहे तो एक बार को आपको क्या कर सकता है, उस उन चीजों से क्या कर सकता है, मुक्त कर सकता है। मतलब बेनिफिट आपको ये कर सकता है कि आपको उससे क्षमा कर सकता है। तो उन्होंने कोई शर्त नहीं रखी और अपने बेटे को, हंटर नाम है उनके बेटे का, हंटर बाइडेन को क्या किया उन्होंने, बेसिकली क्या किया, रिलीफ कर दिया। इसने मतलब ड्रग्स का उपयोग कर रहा था, ड्रग्स रखा भी था, ड्रग्स बेचता भी था, प्लस क्या बोलते हैं वो आपको, पिस्टल वगैरह ये सब भी सप्लाई वगैरह करता था। ठीक है, इसमें पकड़ा गया था। अब चर्चा देखो राष्ट्रपति कहाँ की हो रही है, यूएसए की हो रही है, अमेरिका की हो रही है। लेकिन हम इंडिया के परफेक्ट में बात करेंगे कि इंडिया के राष्ट्रपति के पास भी ये सब क्षमताएं होती हैं। ठीक है, तो क्या इंडिया का राष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति में बेसिक डिफरेंस क्या है, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। देखो, हम अपना आर्टिकल देखें तो हमारे राज्यपाल के पास भी रहता है ये सब शक्तियाँ। ठीक है, लेकिन राज्यपाल क्या होता है, मृत्युदंड के मामले में कुछ नहीं कर सकता है। मृत्युदंड के मामले में मतलब राज्यपाल के पास ये पावर नहीं होती कुछ क्षमा कर सके, बाकी चीजों के लिए कर सकता है, बट वो भी राष्ट्रपति की सलाह लेता ही है जनरली वो। ठीक है, अब देखो, हमारे संविधान में एक अनुच्छेद है 72, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति किसको किसको क्षमा कर सकता है या क्या शक्तियां होती है, वो सब इनकी चर्चा की गई है। ठीक है, तो देखो राष्ट्रपति के पास क्या क्या पावर होती है, मैं एक बार वो आपसे डिस्कस करता हूँ ना। देखो राष्ट्रपति क्या कर सकता है। राष्ट्रपति दोस्तों, अगर आपकी सजा मान लो 10 साल है ना, आपकी सजा अगर 10 साल की है, तो उसको घटा के वो 1 साल भी कर सकता है, 5 साल भी कर सकता है, ये कर सकता है। आपकी सजा बढ़ा नहीं सकता कि 10 साल मिली तो चलो राष्ट्रपति ने 20 साल कर दिया, नहीं वो नहीं करेंगे। पहला काम उनके पास क्या है कि आपका सजा है 10 साल का, तो 1 साल कर देंगे या 5 साल कर देंगे। तो आप, उनके पास एक पावर क्या है, आपके जो सजा है उसको घटा सकते हैं, अवधि को घटा सकते हैं। दूसरा बेनिफिट क्या होता है इनके पास, दूसरा बेनिफिट ये होता है कि अगर मान लो आपको कहा जाए कि कठोर सजा दी जाए, कठोर मतलब ये होता है कि आपसे पत्थर तुड़वाया जाए, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस रखे जाए, तो उसको नॉर्मल सजा कह सकते हैं कि मतलब यार इसको कठोर सजा मत दो, इसको नॉर्मल कर दो, है ना, आसान सजा दो। आसान का मतलब बेसिकली ये है, जैसे बाकी कैदी रखे गए हैं वैसे ही इसको भी रखो, ये कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, इसके अलावा अगर आपको मृत्यु दंड दिया गया है ना, अगर आपको मृत्यु दंड दिया गया है तो हो सकता है मृत्यु दंड को क्या कर सकते हैं, मृत्यु दंड को ये कहते हैं कि नहीं, अगर इसको मृत्यु दंड मत दो, इसको आजीवन कारावास दे दो। आजीवन मतलब जब तक जीवित रहेगा ये क्या रहेगा, जेल में ही रहेगा। चौथा एक और कर सकते हैं, मृत्यु दंड को क्या कर सकते हैं, हम कुछ महीनों सालों के लिए कर सकते हैं। मतलब चलो आजीवन कारावास मिला था, लेकिन इसको क्या कर दो, 10 साल के लिए सजा दे दो। ठीक है, और पांचवा एक ऑप्शन ये रहता है कि राष्ट्रपति चाहे तो उस सबसे आपको बरी भी कर सकता है। चाहे मृत्यु दंड मिला तब भी क्षमा कर सकता है, कठोर दंड मिला तब भी क्षमा कर दे, 10 साल की सजा मिली है तब भी क्षमा कर दे, पूर्ण रूप से आपको क्या कर दे, क्षमा कर दे। ठीक है, ये 4-5 कंडीशन होते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे दंड विराम मतलब दंड आपका रोक दे, राहत दे दे। ठीक है, आप अच्छा, इसमें कई सारे क्राइटेरिया भी लोग देखते हैं कि क्या क्यों मांग रहा है क्या नहीं। ऐसा नहीं कि आपने किसी का मर्डर कर दिया, राष्ट्रपति के पास गुहार लगाओ कि राष्ट्रपति जी मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे से गलती से हो गया, नहीं ऐसा नहीं होता है। कंडीशंस देखी जाती हैं, और भारत में राष्ट्रपति अपने मन से नहीं करता है। ठीक है, उसका जो मंत्रिमंडल है, कैबिनेट है ना, ये लोग अप्रूव करते हैं तब जाके करते हैं। ठीक है, तो भारत का मंत्रिमंडल करता है तब जाके ये लोग क्या करते हैं, ये राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है कि इसकी सजा इतनी कर दी जाए या क्षमा कर दी जाए या कम कर दी जाए। ये सारे प्रोसेस होते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप अगर थोड़ी सी भी पॉलिटी पढ़ी होगी तो इसमें यह है कि राष्ट्रपति किसकी सलाह पे काम करता है, प्रधानमंत्री की सलाह पे काम करता है ना। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, मतलब मंत्रिपरिषद की सलाह पे काम करता है जनरली, बट वो लीडर प्रधानमंत्री होते हैं, तो हम लोग जनरली इसलिए लीडर प्रधानमंत्री का नाम बोल देते हैं। ठीक है, ये बेसिक चीज याद रखिएगा जो मैंने आपको बता दिया। ठीक, अच्छा, क्षमा दान के लिए क्या क्या कंडीशन हो सकती है, ये भी मैं आपके एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। देखो, क्षमा दान का मतलब ये होगी कि अगर आप मतलब आपको कठोर कठोर आपको कठोर सजा मिली, यहाँ पे ये है ना, कठोर सजा दी गई, आप कठोर सजा दी गई लेकिन आप विकलांग है, आपके दोनों पैर ही नहीं है ना,
तो वहां पर राष्ट्रपति के पास आप गुहार लगा सकते हो कि जी मेरे दोनों पैर नहीं है, मैं चल नहीं सकता, ये नहीं कर सकता, ठीक है मेरे से गलती हो गई, या मर्डर किया, मैं भाग रहा था गिर गया, मेरा टांग कट गया, ऐसा कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आपके साथ ना। तो उसमें आप गुहार लगा सकते हो। अब किसी को कठोर कारावास मिला है, राइट, अब वो गर्भवती है, तो उससे आप कठोर काम नहीं करा सकते हो, तो यहाँ पे आप इसको डिस्कस मतलब राष्ट्रपति के पास भेज सकते हो कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरे को कठोर सजा से नॉर्मल सजा कर दी जाए, है ना। तो ये सारी चीजें आप मतलब क्राइटेरिया को देखा जाता है, राइट। कोई विकलांग है, कोई देख नहीं सकता है, किसी कोई मजबूरी है, कोई बीमारी हो गई, है ना, तो ये सारे कंडीशंस पे आप जनरली क्षमा मांग सकते हो, आप बिना बीमारी के भी क्षमा मांग सकते हो, ये ऑप्शन रहता है आपके पास। ठीक है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, पेंसिल पोर्टल की बात करेंगे। तो पेंसिल पोर्टल बाल श्रम निषेध हेतु एक प्रभावी प्रवर्तन मंच है। बेसिकली क्या करते हैं, देखो आज के टाइम पे ना हमारे पास एक पहले हुआ हुआ करता था बाल विवाह। आप सोचो, बाल विवाह की रोक के लिए हमने 1835 के आसपास से कानून बना रहे हैं हम लोग। 1835 से आके आज हम लोग कहाँ हैं, 2024-25 पर दिसंबर चल रहा है ना, 2025 ही मान लो। तो आप देखोगे लगभग 200 साल के आसपास होने को आ गया है ना, मतलब 190 के आसपास आएगा, लेकिन 200 आप रफली पकड़ लो। ठीक है, 200 साल आते आते हम लोग क्या किए, बाल विवाह पे बहुत कंट्रोल किए हैं। पहले तो बहुत ज्यादा बाल विवाह होते थे, अब तो बहुत कंट्रोल हो गया है ना। आप कह सकते हो 5 से 10% होता है, और वो भी ऐसे स्टेट्स में होते हैं जहाँ पे एजुकेशन थोड़ा का स्तर लो है। अदरवाइज आज के टाइम पे लोगों को पता है कि बाल विवाह करते हुए अगर पकड़ लिए तो ठीक है, पुलिस कंप्लेन करेंगे तो जेल हो जाएगी, तो जनरली उनको पता रहता है, तो डरते भी है लोग, है ना। जहाँ एजुकेशन का स्तर बहुत लो है वहाँ पे थोड़ा सा आजकल भी है ना, या ट्राइबल्स एरिया में है, वहीं पे है, बाकी जगह आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। मतलब अगर कर भी रहे तो छुप छुपा के करते हैं। दूसरा एक मेजर इशू है बच्चों के साथ, क्या बेसिकली क्या है, बलात् श्रम बोलते हैं। बलात् श्रम का मतलब बच्चों से श्रम लेना। श्रम का मतलब क्या है कि उनका उपयोग करना। ठीक है, आप बहुत बार ऐसा देखेंगे, कोई बच्चा है ईंट ढो रहा है ना, जिसको स्कूल जाना चाहिए था, कोई लड़की है फैक्ट्री में काम कर रही है, उसको स्कूल जाने के बजाय क्या करती है, वो स्कूल फैक्ट्री में काम कर रही है, वो गलत है। हमारा संविधान देखें तो आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24, ठीक है, 24 क्या कहता है कि आप हजारियस प्लेस, जो हजारियस प्लेस है, बहुत ही खतरनाक प्लेस है, वहाँ पे 14 साल से बच्चों से आप काम नहीं करा सकते। अगर आप ऐसा करा रहे हैं तो आप दंड के अधिकारी होंगे। ठीक है, आर्टिकल 29 भी इसके बारे में बात करता है ना, कि अगर आप कोई श्रमिक है, महिला है या पुरुष है, तो उसके स्वास्थ्य की और उसकी आप जरूर चर्चा करेंगे, उसकी देखभाल करेंगे, प्लस बच्चे से आप क्या करेंगे, बच्चे का उपयोग नहीं करेंगे। ठीक है, बच्चे का उपयोग नहीं करेंगे किसी भी कार्य के लिए। इसके लिए गवर्नमेंट ने पेंसिल पोर्टल लॉन्च किया था, तो इसमें हमारी मतलब गवर्नमेंट भी बहुत स्ट्रगल करी है। देखो अब आपके दिमाग में एक चीज आएगा कि सर हम ये रोक क्यों नहीं पा रहे हैं, है ना, इतने सालों से हम ये मुहिम चला रोक क्यों नहीं पा रहे। देखो इसके लिए ना मल्टी लेवल करप्शन जिम्मेदार होते हैं, प्लस एक तरह से गौर कह सकते हो गवर्नमेंट की इंटेंशन तो सही होती है, बट जो अधिकारी वगैरह होते हैं ना, वो लोग चेंजेस नहीं लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर आप एक बार स्ट्रिक्ट हो जाओ तो बहुत कुछ बदला जा सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं बदला जा सकता है। ठीक है, बहुत कुछ बदला जा सकता है, बट इसके लिए गवर्नमेंट को मल्टीपल सेक्टर्स में काम करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या, बेरोजगारी। अब कैसे लोग इसमें जाते हैं, जो गरीब है, जिनको 2 वक्त की खाने की रोटी नहीं मिल रही, तो आपको उसमें काम करना पड़ेगा, है ना। इनके खाने रोटी कपड़ा मकान का पूरी कहानी है, सोच लो, रोटी कपड़ा मकान, आरकेपी का ही रोटी कपड़ा और मकान, आरकेएम। ठीक है, रोटी कपड़ा और मकान का ही तो जद्दोजहद चल रहा है ना। तो अगर ये सुविधा इनके पास रहती तो शायद ये अपने बच्चों को स्कूल भेजते पढ़ने के लिए, है ना। ठीक है, तो ये आप अगर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आपको रोटी कपड़ा मकान की ही लड़ाई है, जिसमें बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा हो जाता है, प्लस रोजगार के साधन इंडिया में नहीं है ना। आप ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, वहाँ पे हर साल 35 से 40 हज़ार आती है चार्टर्ड अकाउंटेंट के कोर्सेज, है ना, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए 35 से 40 हज़ार वैकेंसी आती है। अब वहाँ पे वो लोग 20 हज़ार भी वैकेंसी नहीं फिल कर पाते हैं। सोचो उनको लोग नहीं मिल रहे हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट मिल जाए, है ना। और इंडिया में चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर आप 50 हज़ार का 1 लाख भी वैकेंसी निकाल दो तो उस पर भी 1 करोड़ लोग फॉर्म भर देंगे। ये अंतर है इंडिया और यहाँ पे, क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है, तो ये गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे, इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट डिसीजन भी लेने पड़ेंगे। उसके साथ साथ क्या करना पड़ेगा, उसके साथ साथ दोस्तों जो बेरोजगारी का मुद्दा है ना, बेरोजगारी, इन्फ्लेशन, इन चीजों को भी कंट्रोल करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अलेप्पो सिटी की बात करेंगे। देखो अलेप्पो सिटी में क्या है कि इस्लामिक रिलीजन के लोगों ने कब्जा कर लिया है। ठीक है, तो आपके एग्जाम पढ़ने से यही पढ़ है किसने कब्जा किया, सीरिया में है बेसिकली। तो सीरिया के कुछ मेजर सिटीज है वो याद रखिएगा। ठीक है, देखो डैम इसका अगर बात करें तो अलेप्पो यहाँ पे है, जिसका टर्की के आसपास से बॉर्डर लगता है। ठीक है, इधर तुर्की ऊपर। ठीक है, अगर सीरिया की मैं बात करूँ तो सीरिया के पड़ोसी अगर देश देखोगे तो सबसे ऊपर आता है टर्की, इधर मेडिटेरियन सी से इसका बॉर्डर लगता है। उसके नीचे आओगे, इधर कोने में लेबनान लगता है, इधर ये थोड़ा सा बॉर्डर इजराइल का लगता है। ठीक है, इसके बाद जॉर्डन, फिर ईरान से बॉर्डर लगता है। ठीक है,
इसकी अगर कैपिटल की बात करें तो डेमस्कस है, इसकी बॉर्डर है तो यार सॉरी कैपिटल है तो ये याद रखिएगा, ठीक है। ये थी इसकी कैपिटल है, ठीक। इतनी चीज आपको याद रखनी है। इसके होम से सिटी है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये मेजर दो सिटी इसके हैं, ठीक है, अलेप्पो और डेमस्कस, इसकी कैपिटल है। अब वर्ल्ड मैप में आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पे है, इंडिया से किधर है, आपको ये भी थोड़ा समझने की जरूरत है ना। जो आपने पढ़ तो लिया, लेकिन आपको बेसिक भी पता होना चाहिए कि ये कहाँ पे है। तो ये है हमारा प्यारा भारत, ठीक है। इधर देखो, अगर अब मैं ऐसे सीधे एक लाइन खींच दूं ना, ऐसे एक सीधी लाइन खींचता हूँ इंडिया से, तो इधर को हम बोलते हैं ईस्ट, इधर को बोलेंगे वेस्ट। तो सीरिया देखो यहाँ पे है, तो सीरिया इंडिया से किधर है, इंडिया से देखोगे तो किधर है, वेस्ट में है, मतलब पश्चिम में है। इधर पश्चिम आ जाएगा, इधर पूर्व में आ जाएगा, ठीक है। तो इंडिया के सीरिया किधर है, इंडिया से पश्चिम में है, ठीक है। मैंने आपकी पड़ोसी बताई दिए कौन कौन से हैं, टर्की है, इराक है, जॉर्डन है, कुछ बॉर्डर इसका इजराइल से लगता है, फिर लेबनान है, ठीक है। और इधर मेडिटेरियन सी आता है, मेडिटेरियन सी से भी इसका बॉर्डर लगता है। तो इतनी चीज आपको जस्ट याद रखनी है, एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो जाता है। साइप्रस है, लेकिन साइप्रस से इसकी समुद्री सीमा लगती है ना, साइप्रस में से बीच में कोई जमीन नहीं है, सब ये आपको मेडिटेरियन सी है, मेडिटेरियन सी के बाद साइप्रस आ जाता है। ये बेसिकली थोड़ी सी याद रखिएगा, जो आपके एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट भी है, ये पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी बहुत चर्चा में रहा है ना, इजराइल के साथ भी इसका कुछ मतलब नोक झोंक हुआ है ना, उन्होंने कुछ मिसाइल दागे, कुछ इन्होंने किए, तो वो सब चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। प्लेसेस ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद करेंगे हैम्पी फ्लैगरी की। अब ये क्या है, तो देखो एक बेसिकली ये वोल्केनो है जहाँ पे इरप्ट हुआ है। साइंटिस्ट ने कहा कि मतलब चिंता जताई कि हमें हो सकता है कि बहुत ज्यादा लेवल पे क्या हो सकता है, इरप्ट हो सकता है, ठीक है। तो आपको जस्ट ये प्लेस याद होना चाहिए, कैंपी फ्लेग्रेई क्या है, ठीक है। कैंपी फ्लेग्रेई क्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। इसका एक और नाम है प्लेग्रियन फील्ड, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन मतलब अलग अलग हो सकता है, ठीक है, तो बस आप याद रखिएगा, इसको कैंपी बोलते हैं हम लोग, है ना, फ्लेग्री बोलते हैं, कैंपी फ्लेग्री। तो याद रखिएगा ये वोल्केनो है। वोल्केनो का मतलब क्या है, वोल्केनो क्या बोलते हैं हिंदी में हम लोग, ज्वालामुखी बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखिए कहाँ पे, इटली में है। अगर अब इटली का मैप देखो तो इटली को भी अब मैं इसी सीरिया वाले मैप में दिखाता हूँ, देखो इटली को, ये यहाँ पे रुको एक सेकंड ना, हाँ। अब देखो ये है आपका इटली, यहाँ पे ये है आपका यहाँ पे इटली, ठीक है। इंडिया से अगर देखोगे तो ये भी वेस्ट में आता है, ये रहा आपका इटली, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इटली है पूरा। इसकी प्लेस को याद रखिएगा, बस इतना एग्जाम पॉइंट से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, इटली में इस बार G7 की समिट भी हुई थी, तो आपको मैंने पढ़ाया भी था कुछ दिन पहले, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये पॉइंट आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको दोस्तों ऐड किया, और आपको पता भी होना चाहिए, है ना, कि अगर आप बेसिकली IIM IITs या कुछ और भी मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में देखोगे, तो पहले ये टोपी पहनाई जाती थी, है ना। ऐसी कलर चेंज करता हूँ तब आपको समझ में आएगा, देखो एक सेकंड, देखो पहले ये क्या होता था, ये वाली टोपी पहनाई जाती थी यहाँ पे देखो आप, ये ऐसे ऐसे टोपी लोग पहने हैं ना यहाँ पे, ऐसे पहना देते, गाउन पहना जाता था। लेकिन अब कल्चर चेंज हो रहा है, देखिए ये है आपका BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इवन IIT BHU भी जाओगे यहाँ पे, तो इनका एक ट्रेडिशन सेट कर दिया, कुर्ता पैजामा और एक साफा जैसा ये लेते हैं, स्टॉल जैसा। और औरतों के लिए क्या है, फीमेल्स के लिए साड़ियाँ हैं, ठीक है, साड़ियाँ लेती है, जैसे टर्बन लगाते हैं, कैप पगड़ी लगाती हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, तो एक ट्रेडिशन भी अपना कल्चर शो करता है, राइट। हमने क्या कर रखा था अभी तक, जो अंग्रेजों के टाइम पे सारी चीजें चली आ रही थी ना, हम लोग उसको फॉलो कर रहे थे, ठीक है, गाउन कैप रोब, ठीक है, ये सब चीजें पहन रहे थे। लेकिन अब ये कैंसिल करके क्या कर दिया गया, इसको हटा के हमने क्या कर दिया है, अब हम ट्रेडिशंस को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अच्छी चीज है, तो याद रखिएगा वेस्टर्न कल्चर को हम लोग नाना कर रहे हैं, यहाँ पे हाँ हाँ कर रहे हैं, ठीक है। तो एक अच्छा मतलब यूनिवर्सिटीज का है इंडिया, मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें तो लगभग 70 के आसपास है। तो यहाँ पे एक कल्चर चेंज हो रहा है। 2015 में यूजीसी नेट ने कहा था कि यूजीसी ने कहा था कि हमें अपने ट्रेडिशन को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा अजीब भी लगता है मुझे ना, कि पैंट शर्ट पहनो, उसके ऊपर गाउन डाल लो, फिर टोपी डाल लो, कुछ समझ में ही नहीं आता ये, मतलब थोड़ा सोबर भी लगता है, अच्छा भी लगता है मुझे तो, ठीक है। चलो अब आप बात करेंगे राता पानी टाइगर रिजर्व की। तो MP ने क्या किया अभी, मतलब स्टेट का टाइगर रिजर्व घोषित किया है राता पानी टाइगर रिजर्व, ठीक है। इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राता पानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिसको अभी इन्होंने चेंज कन्वर्ट किया कि इसमें 8th टाइगर रिजर्व स्टेट का, है ना, स्टेट का 8th टाइगर रिजर्व घोषित किया है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर इसको अप्रूव कर देती है तो 57 होगा, ठीक है, तो जब होगा तब हम पढ़ लेंगे, ठीक है। तो अभी 8th इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा ऑफिशियली, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे। MP की हम चर्चा कर रहे हैं, तो MP के बारे में थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं। MP को आप देखोगे तो मतलब इंडिया के सेंट्रल में आता है, ठीक है। और इसके कैपिटल की बात करें तो कैपिटल भोपाल है, और पड़ोसी राज्यों की बात करोगे तो देखो इधर आपका राजस्थान आ जाता है, उसके ऊपर देखो तो उत्तर प्रदेश आ जाता है, इसके जस्ट साइड में देखो छत्तीसगढ़, जो पहले MP का पार्ट था, 2000 में ये अलग हो गया था, ठीक है। उसके बाद नीचे देखोगे तो महाराष्ट्र, और इधर गुजरात से बॉर्डर लगता है,
इतनी चीजें आप समझ गए। अब इसके देखो नेशनल पार्क वगैरह ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ज्यादा है। एक तो ऊपर झील है, याद रखिएगा कहाँ पे है, ठीक है, भोपाल में है, भोपाल हो गया, यहाँ पे भोपाल होगा, ठीक है। ठीक है, गवर्नर आई थिंक लालजी टंडन नहीं रहे, अभी चेंज हो गया आई थिंक, ठीक है, वो मैं अपडेट कर दूंगा, है ना। 1956 में इसको स्टेटस का दर्जा मिला था, कैपिटल भोपाल है, इतना आपने याद रखा है। अब मैं इसके टाइगर रिजर्व ये जितने भी है ना, ये एमपी के सारे इंपॉर्टेंट है, जितने भी ऐड किए होंगे ना लगभग लगभग सब इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि एमपी में है। अगर आप एमपी से बिलोंग करते हो तो आप प्लीज इसके डिस्ट्रिक्ट भी याद रखिएगा, है ना। अगर आप एमपी के रहने वाले हैं तो इसके डिस्ट्रिक्ट भी याद, जिला भी याद रखेंगे, ठीक है। कान्हा टाइगर रिजर्व, बाधावगढ़ टाइगर रिजर्व, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, कूनो पालमपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। उसके बाद वन विहार नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, और माधव नेशनल पार्क, पंचमढ़ी और रातापानी, है ना। रातापानी जस्ट मैंने अभी डिस्कस भी किया, ठीक है। जितने चार रखे। बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें, 2 बायोस्फीयर रिजर्व है यहाँ पे, पंचमढ़ी आपका दो बायो रिजर्व है, एक तो दो बायोस्फीयर रिजर्व है दोस्तों, एक तो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है और आपका एक अचन कमर अमरकंटक बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है। तो देखो जो पंचमढ़ी है ये तो बेसिकली बस एमपी में है, ठीक है। फ्लाइंग स्क्वायरल के लिए फेमस है, गिलहरी जो उड़ती हुई गिलहरी होती है उसके लिए फेमस है, ये आपका ये एमपी वाला, ठीक है। जो 9वां नंबर का है बायोस्फीयर रिजर्व, 18 है टोटल, इसमें से 9वें नंबर है ये। 10वें की अगर बात करें 2005 में इसको भी दिया गया था, अचान कमर अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व बोलते हैं इसको, ठीक है। अब इसमें देखोगे तो छत्तीसगढ़ में कुछ पार्ट इसका लाई करता है और कुछ पार्ट इसका लाई करता है एमपी में, तो ये थोड़ा सा याद रखिए, एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट हो जाता है, ठीक है ना। और डांसेस इसके याद रखिएगा, मटकी, गंगूर, बधाई, ठीक है। थोड़े इंपॉर्टेंट तो नहीं होता है, जस्ट मैंने आपको नोट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके थोड़े से रामसर साइट्स भी देख लेते हैं। तो रामसर साइट्स की अगर बात करें दोस्तों, इसमें 5 रामसर साइट्स हैं, कौन कौन से वो एक बार देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखो पहला बात करें तो भोज वेटलैंड है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और उसके बाद साक्या सागर है, सिपुर वेटलैंड है, यशवंत सागर है और तावा रिजर्वायर है। तो ये तावा रिजर्वायर अभी 2024 में ऐड किया गया है, ठीक है। तो तवा रिजर्वायर आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा, किसमें एमपीपीएससी में डायरेक्टली पूछ लेंगे कौन से जिले में तवा टाइगर रिजर्व है, अरे सॉरी तवा रिजर्व बोल रहा हूँ, तवा रिजर्वायर है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखिए, एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट हो जाता है ना। जो 2024 में ऐड हुए हैं आपको एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट हो जाता है, जो आगे आप एग्जाम दे रहे हो, है ना, ठीक है। जिन्होंने ऐप डाउनलोड नहीं किया अभी आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए दोस्तों, प्ले स्टोर में मैंने इसका लिंक भी दे दिया है, प्ले स्टोर में तो इसको मिलेगा ही, मतलब डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको लिंक दे दिया है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतने रखते हैं, आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा, पसंद आया तो दोस्तों लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।